हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखिए आज जो है हम बीआईएस रिक्रूटमेंट के पीवाईपी पेपर डिस्कस करेंगे। आज क्लास 1 है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अप्रोक्स मुझे लगता है कि पाँच छः तो क्लासेस अप्रोक्सली जो है पीवाईपी के ही बन जाएंगे। ठीक है, पीवाईपी के ही बन जाएंगे और फिर उसके बाद जो है हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। और ये मैं हर शाम 5 बजे अपलोड करने की कोशिश करूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन लोगों ने भी मेरा कोर्स परचेस कर रखा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जीए का कोर्स हो या फिर जनरल अवेयरनेस फाउंडेशन कोर्स हो, डोंट वरी, ये क्लासेस वहाँ पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो मैं आज कौन से जो है हमारे पास कौन से पेपर है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी केमिकल का पेपर है मेरे पास। ठीक है, सीनियर टेक्नीशियन का पेपर है, टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी फूड टेक्नोलॉजी का पेपर है मेरे पास। ठीक है, उस पोस्ट का। एंड टेक्निकल असिस्टेंट लैब मेटलर्जी का पेपर है। अब जो बाकी एसएसए है, जैसे कि सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, एएसओ, आपका ये जो पर्सनल असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, ठीक है, और बाकी जितने भी पोस्ट बच रहे हैं उनके पेपर मैं इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी टीम इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। बट फिलहाल के लिए जो हमारे पास है उनको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी एक पेपर में पूछ लिया तो दूसरे पेपर में उसको पूछेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अनाउंसमेंट का पार्ट देख लेते हैं। देखो, जनरल अवेयरनेस का जो है जीए फाउंडेशन कोर्स मेरे द्वारा लॉन्च कर दिया गया है एम रेलवे के द्वारा, जिसमें हम ये पूरे सब्जेक्ट करेंगे 9, और इसमें एक ऐड कर लो कंप्यूटर नॉलेज। जब टाइम मिलेगा तब कर देंगे, मतलब ये मई जून जुलाई के बाद कंप्यूटर नॉलेज ऐड होगा, फिलहाल तो ऐड नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने भी ये बुक जो हमारे जनरल अवेयरनेस का कोर्स परचेस कर लिया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है आप लोगों ने। ये 1 ईयर का वैलिडिटी है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ाएंगे वहाँ पे। अभी फ़िलहाल स्टैटिक जीके जो है, जनरल नॉलेज, ठीक है, स्टैटिक जीके जो है, इसके 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं बीआईएस के भी कोर्स में, और जनरल जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है उसमें भी। लेकिन अब सेकेंड वीक से जो है हिस्ट्री भी ऐड कर दी जाएगी इसमें, और बीआईएस के इसमें आपका करंट अफेयर और जीके ऐसे पैरेलल बेसिस पे चलता रहेगा। ओके, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो ये है देखो, जनरल अवेयरनेस कोर्स फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है, 999 सिर्फ 999 में है, और ये क्या है 2999 में है। अच्छा है, ले लीजिए, बहुत बढ़िया है। आप लोग बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे, उल्टा आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि होगी, आपको इनलाइटमेंट मिलेगा। ओके, तो हम सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो देखो, ये पेपर हुआ था 18 अक्टूबर को। कब हुआ था बच्चों? 18 अक्टूबर को हुआ था सीनियर टेक्नीशियन का। तो इसमें ना 50-50 क्वेश्चन थे, मतलब रीजनिंग के लिए भी 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के लिए भी 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के लिए भी 50 क्वेश्चन। तो अभी क्या है, आपके 50 क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, आपको 25 क्वेश्चन आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, तो थोड़ा ऊपरी नज़रों से क्या करो कि रीजनिंग देख लो, क्योंकि ये जो पीडीएफ है, आपको ये पीडीएफ मिलेगा मेरे एम रेलवे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, एम रेलवे जो मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पे आई थिंक ये डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा या नहीं पता नहीं, बट ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, ये पेपर मिल जाएगा। लेकिन अगर पेपर मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्कशन छोड़कर चले जाओगे, डिस्कशन देखना ज़रूरी है। पेपर मिलने के बाद भी आप वापस डिस्कशन देखने के लिए मतलब आओगे ही, इसकी गारंटी है। तो अभी ये देख लो, ठीक है। तो देखो, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन थे पहले। तो ये देखो, ये क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन। देन ये 2 ईयर्स ओल्डर, मतलब एज का क्वेश्चन था, सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, हम डायरेक्टली जंप करेंगे हमारे जनरल अवेयरनेस के पोर्शन पे। ओके, देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि वर्बल नॉन वर्बल दोनों भी आपको करने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल करने पड़ेंगे, भले ही आईबीपीएस पेपर ले रहा है, लेकिन ये संगम है एसएससी और बैंकिंग का संगम है, तो अच्छे से आपको करना है बच्चों। ओके, तो सीधा हम जंप करते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस के पोर्शन पे। लेट मी जस्ट गो फॉर दैट पेज। बहुत बड़ा पेपर है, ऐसे मतलब 1138 पेजेस का है। ठीक है, 1138 पेजेस का पेपर है। तो इसको डाउनलोड करने में, इसको सेग्रीगेट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज का भी देखो यहाँ पे 50 क्वेश्चन। तो देखो, एंटोनिम पूछा गया है, फिर ये फिलर्स पूछा गया है, ये एरर, देखो मैंने कहा था ना कि एरर ऐसे ही पूछाएगा, इतना जो बैंकिंग में एरर पूछता है वैसे नहीं। ईडियम्स पूछा गया है, तो आसान है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। बस आपको क्या करना है कि थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते रहना है। अगर आप जीए मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको जीए की टेंशन नहीं है, लेकिन बाकी इंग्लिश, आपका जो रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, उसको रेगुलर बेसिस पे करो। बिकॉज जीए का अगर आपने एक बार कोर्स परचेस कर लिया, ठीक है,
तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, उसको आप बार बार देख सकते हो। एग्जाम नज़दीक आ गई कि आपने देखना शुरू कर लिया तो भी वेल एंड गुड, अभी से कर लिया तो भी वेल एंड गुड। लेकिन जीए का हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश को इग्नोर करोगे, इसको भी करके चलना है, ठीक है। तो हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे फटाफट लगा देते हैं। 50 क्वेश्चन है ये भी, ओके। चलो अब आपको पता चलेगा कि भाई जनरल अवेयरनेस का जो यहाँ पे लेवल है या फिर पेपर का लेवल है वो बहुत बढ़िया लेवल का पूछा गया है। इसीलिए जीए के लिए तो स्पेशली आपको गाइडेंस की ज़रूरत लगेगी। जैसे पूछा गया है कि द एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2019 पेपर कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2020 को। तो 2019 का अप्रैल मंथ की चीज़ पूछ ली थी बच्चों, तो 1 साल पुराना आपको जो है करंट अफेयर करना ही है। तो एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2019 कंक्लूडेड ऑन 24th of April 2019 इन विच सिटी वॉज इट कंडक्टेड? तो ये जो है दोहा में कंडक्ट की गई थी। कहाँ पे? दोहा में कंडक्ट की गई थी। इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट, विच फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस? ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप आपके लॉजिक बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो। नेचुरल को हटा दो, सिर्फ इतना देखो कि डिमांड, किसी की डिमांड कब बढ़ती है? किसी रिसोर्सेज की डिमांड कब बढ़ती है? जब इंसान ज़्यादा हो, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तभी उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है। नेचुरल भी नहीं होता, सिर्फ रिसोर्सेज भी होता। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन। जब इंसान की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर आबादी ही बढ़ जाएगी तो डिमांड तो बढ़ेगी, हर चीज़ की बढ़ेगी, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की नहीं, बाकी हर चीज़ों की भी जो है इसमें डिमांड बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन लॉजिक से कर सकते थे आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर आईज आर एबल टू डिटेक्ट लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर? ठीक है, अगर लाइट को अगर हमको देखना है, ठीक है, जो हमारी लाइट है मतलब प्रकाश, क्या कहते हैं उसे? प्रकाश, आँखों को प्रकाश के लिए, ठीक है, आँखों को जो प्रकाश है फोटो रिसेप्टर के द्वारा हम इसको देख पाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा और कहेगा कि फोटो रिसेप्टर का हिंदी बताओ, देखो यहाँ पे हिंदी दिया है क्या? एग्जामिनर ने खुद फोटो रिसेप्टर का हिंदी नहीं दिया है, बस उसको हिंदी ट्रांसलेटर भी नहीं, हिंदी भी लिपि में लिख दिया, दैट्स इट, है ना, हिंदी लिपि में लिख दिया, दैट्स इट। फोटो रिसेप्टर क्या चीज़ होती है? देखो हमारा जो आई है, जो हमारी आँख है, ठीक है, जो हमारी आँख है, इसके रेटिना में 2 टाइप के आपको रॉड्स मिलेंगे, एक होता है कॉन्स, दूसरा है रॉड्स, ठीक है। जो कॉन्स होते हैं वो होते हैं आपके कलर के लिए जिम्मेदार, ठीक है, कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपने बहुत बार सुन रखा होगा कि कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, उनको पता भी नहीं होता है कि उनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। तो देखो जो कॉन्स होते हैं ना, वो आपको कलर पहचानने में हेल्प करते हैं। और जिसको भी प्रॉब्लम होती है मोस्टली तो रेड एंड ग्रीन, ठीक है, रेड एंड ग्रीन कलर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन किसी किसी में ब्लू कलर का भी जो है कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। ओके, कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा कि थोड़ा और एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा और एक्स्ट्रा मुझे पढ़ाना पड़ेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके के अलावा भी मुझे थोड़ा सा पोर्शन मुझे लग रहा है कि साइंस का पढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज मैंने ऑल पोस्ट को ऐड कर लिया है वहाँ पे, तो साइंस मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो देखो कलर ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम होता है बच्चों, वो आपको इनहेरिटेंस भी होता है, मतलब पूर्वजों के द्वारा भी दिया जाता है। जैसे सपोज कोई एक लेडी है, ठीक है, कोई एक लेडी है, एक्स लेडी, और इसके पप्पा को कलर ब्लाइंड है, ठीक है, इसके पप्पा को कलर ब्लाइंड, वो कलर ब्लाइंड पर्सन है, तो इस लेडी को कलर ब्लाइंडनेस मिलेगी, इसकी उतनी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि लेडीज़ में कलर्स कोन्स जो होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं आँखों में, रेटिना में, ठीक है, मतलब इनको कलर ब्लाइंडनेस का उतना धोखा नहीं होता है। लेकिन इस लेडी को, ठीक है, लेकिन इस लेडी को अगर एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, ठीक है, अगर इस लेडी को एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, तो डॉटर या फिर गर्ल कहो, ठीक है, तो देखो ये जो नाना जी है, ठीक है, ये नाना जी के द्वारा कलर ब्लाइंडनेस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस एज अ गिफ्ट में मिल जाएगी इस बंदे को, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस वाला कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी रेटिना ख़राब हो जाती है, कभी कभी इंजर्ड हो जाते हो आप, या फिर डैमेज हो जाती है रेटिना, या फिर डायबिटीज़ के वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है, या फिर सोरेसिस है, किसी को मल्टीपल सोरेसिस हो, या फिर एनीमिया की वगैरह कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे जो है आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो फोटो रिसेप्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? A body constituted by the central government of India to recommended reorganization of state boundaries was States Reorganization Commission
इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर ऑफ। तो देखो ये जो है अगर ऐसे नॉर्मली किसी ने पढ़ा ना तो उसको लगेगा 1956 की बात हो रही, नहीं 1956 वो ईयर है जब आंध्रा अलग हुआ था, ठीक है, आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेसिस पे अलग हुआ था। वो इसी कमीशन के द्वारा किया गया था, मतलब इसी कमीशन ने बताया था। लेकिन ये कमीशन जो है 1953 में बैठा था, ठीक है। ये कमीशन जो है जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिफारिश रखी, रेकमेंड किया था। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC ये हुआ था 1953 की बात है, ठीक है, 1953 की बात है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी कुछ पढ़ के जाओगे, ठीक है, लेकिन ऊपरी ऊपरी पढ़ लिया तो आधे से ज़्यादा लोग 1956 क्लिक करके आएंगे। क्योंकि देखो एक तो ऑप्शन भी फर्स्ट ऑप्शन 1956 ही है, और कहीं कहीं पढ़ लिया होगा आपने ऐसे ही कहीं विकिपीडिया वगैरह कि आंध्र प्रदेश जो है वो पहली बार अलग हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पे 1956 में। तो इस तरह से पढ़ लिया होगा तो वो आप वहाँ पे गलत करके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट, the hopes and aspiration of the people as well as the ideals before our nation are described in which part of the constitution। तो देख रहे हो कि पॉलिटी से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पॉलिटी से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक बार मुझसे पॉलिटी पढ़ लो, ज़िंदगी भर के लिए खुश हो जाओ, ठीक है, ज़िंदगी भर के लिए खुश हो जाओ। जितने भी यूपीएससी के लिए फाउंडेशन होगा, लेकिन बाकी जितने भी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जाम होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे पॉलिटी हो या फिर कोई भी जो भी सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ रहे हो उसके लिए बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। तो देखो ये हमारे प्रीएम्बल में बताया गया है, आशाएँ और आकांक्षाएँ, ठीक है, आशाएँ और आकांक्षाएँ वो हमारे प्रस्तावना में बताया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ पे प्रीएम्बल में बताया गया है। नेक्स्ट जो है द डांस फॉर्म गरबा इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो देखो इसमें ना 50 क्वेश्चन थे, तो एग्जामिनर ने बहुत खेला बच्चों के साथ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसके पास इतना ज़्यादा वाइड एरिया था कवर करने के लिए। तो इसने क्लासिकल डांस फॉर्मेट, ठीक है, ये जो स्टेट डांस है उसको भी बहुत अच्छे से इसने कंसिडर किया। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके जो है बच्चों, यहाँ पे स्टैटिक जीके बहुत अच्छा पूछा गया था 2020 में। लेकिन इस बार मेरा दिमाग ये कहता है, ठीक है, मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा है, स्टैटिक जीके के साथ साथ आपको डायनामिक जीके माने करंट अफेयर करना ज़रूरी है। और करंट अफेयर भी 2021 का टोटल और 2022 का जून तक करना है। तो ये अकेले आपसे नहीं होगा, मेरी हेल्प ले लीजिए, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। 2021 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और 2022 के जून तक के करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी मेरे जीए के कोर्स में, ठीक है। तो ये जो गरबा डांस है तो सबको पता है कि ये गुजरात से एसोसिएटेड है, ठीक है, कहाँ से, गुजरात से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, हु रोट द बुक नाट्यशास्त्र, ठीक है, नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, तो माना जाता है कि भरत मुनि जी ने लिखा है ये बुक, ठीक है। तो मतलब स्टैटिक पोर्शन में देखो कुछ बुक्स होते हैं, जैसे कालिदास की रचनाएं से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। या फिर जो हमारे संस्कृत का जो ग्रामर लिखा था पाणिनि ने, उनसे बनता है। या फिर अरिस्टोटल ने अगर कोई बुक लिखी होगी तो उससे क्वेश्चन बनता है। तो स्टैटिक पोर्शन से बुक एंड ऑथर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ करंट अफेयर में जो चल रहा है वही बुक एंड ऑथर पढ़ के जाओ, नहीं, पिछले जो होते हैं ना एंशिएंट टाइम के, वो भी बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन बनेगा। आगे है वो एक क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो बुक एंड ऑथर, स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों पोर्शन को आपको साथ में साथ लेके चलना है। नेक्स्ट है विच इज़ द लीस्ट लिटरेट स्टेट। सेंसस 2011 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आई थिंक पिछले बार भी कहा था फसाई का, जब मैं डिस्कशन कर रही थी या फिर कोई और पेपर का, तो मैंने कहा था कि 2022-2021 इज़ ऑल अबाउट, नहीं एक्चुअली 2021 में कहा था मैंने कि इज़ ऑल अबाउट सेंसस से आपको एक जनगणना से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो 2022 में भी पूरा जनगणना से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, लेकिन 2011 के जनगणना से बनेगा। तो ध्यान में रखना है, इसको पढ़ के जाना है अच्छे से। तो इनके हिसाब से 2011 के सेंसस के हिसाब से लीस्ट लिटरेट मतलब सबसे कम साक्षर राज्य बिहार को माना जाता है। किसे माना जाता है? बिहार को माना जाता है। और अगर देखोगे आप ऐसे अगर कंसिडर करो तो बिहार से सबसे ज़्यादा मुझे IAS ऑफिसर दिखते हैं, पता नहीं कैसे ये, मतलब अगर देखो ना कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, फिर भी चलो। तो बिहार को माना जाता है सबसे लीस्ट लिटरेट स्टेट, ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द नेम हिमालय इन संस्कृत इज। तो हिमालय जो है, हिमालय को संस्कृत जो है, देखो इसका मीनिंग है अबॉर्ड ऑफ स्नो। क्या है? बर्फ का घर। अबॉर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स
वॉज विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ सरहिंद इन द ईयर 1555। तो 1555 में सरहिंद का बैटल हुआ था। सरहिंद एक जगह है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, शेरशाह सूरी मर गया था, ठीक है। शेरशाह सूरी मरने के बाद सूरी जो डायनेस्टी है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी। सूरी डायनेस्टी को तब हैंडल कर रहा था सिकंदर शाह सूरी। कौन हैंडल कर रहा था? सिकंदर शाह सूरी। तो हुमायूं ने इसी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि देखो शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को एकदम क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, एकदम से समझता था ऐसे। उंदीर को क्या कहते हैं यार, हिंदी में मुझे नहीं आ रहा है। रैट, चूहे की तरह, हाँ, चूहे की तरह समझता था, चूहे की तरह मसल देता था। जब भी शेरशाह सूरी और हुमायूं का झगड़ा होता था या वॉर होता था, तो शेरशाह सूरी इतनी बुरी तरीके से हराता था हुमायूं को। तो हुमायूं क्या हुआ था, हुमायूं भाग गया था, ठीक है। हम जब मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में बताऊंगी। तो हुमायूं इंडिया से भाग गया था, और जब शेरशाह सूरी मरा तब वो वापस आया इंडिया में, और बैरम खान की हेल्प से, ठीक है। बैरम खान और हुमायूं ये एक तरफ थे, और एक तरफ था सिकंदर शाह सूरी। कौन था? सिकंदर शाह सूरी, सरहिंद के बैटल में। और इन्होंने सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया था, और फिर मुगल एम्परर जीत कर आया था इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई कौन जीता था? तो हुमायूं जीता था। कौन जीता था बच्चों? हुमायूं जीता था। ओके, 110 हुमायूं जीता था। मतलब जो यहाँ पे देखो, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हमें मिडीवल भी अच्छे से पढ़ना है, हमें मॉडर्न भी अच्छे से पढ़ना है, और हमें एंशियंट भी अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज ऑफिशियली नोन एज, देखो मॉडर्न आ गया, अनार्कियल रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, ठीक है। तो देखो ये जो है रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। ये एक्ट में एक्चुअली क्या हुआ था पता है क्या? अब ये शरीर दमन की नीति थी, महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट को कहा था शरीर दमन की नीति। इसमें क्या था कि आप किसी को उठाकर लेकर जाओगे, मतलब ऐसे अरेस्ट करोगे, और उसको कोर्ट के सामने आप रिप्रेजेंट भी नहीं करोगे, ठीक है। इस तरह का, मतलब उसके ऊपर कार्रवाई वगैरह नहीं होगी। तो सिंपल है कि ये शरीर दमन की नीति है। तो ये हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, डोंट वरी। रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919। Then as a result of partition under Mountbatten Plan 3rd June 1947, ठीक है, the membership of the Constituent Assembly was reduced to। तो देखो पहले जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी 1946 में, तब हमारे मेंबर थे 389। कितने थे? 389 मेंबर थे बच्चों। कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। मैंने एक पॉलिटी का जो है वीडियो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखा है, प्लीज़ वो जाकर देख लेना। रिसेंटली एडेड वीडियो में प्लेलिस्ट है रिसेंटली एडेड वीडियो, वहाँ पर जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कितने बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया है, और वैसे ही आपको पढ़ना है। तो 1946 में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तब 389 मेंबर थे, लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान हुआ और इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए। तब इसमें से कुछ लोग चले गए पाकिस्तान, तब हम रह गए 299। कितने रह गए? 299, ठीक है, 299। अच्छा क्वेश्चन था ये, मुझे पसंद आया क्वेश्चन ये। तो देखो ऊपर पढ़ के नहीं होगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन देखकर आपको लग भी रहा होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल कॉलिनेशन, ठीक है, कोलेशन गठबंधन बिलोंग टू केरला। कोलेशन बिलोंग टू केरला। तो देखो ये माना जाता है कि केरला में सबसे पहले गठबंधन हुआ था पॉलिटिकल पार्टी का, इसीलिए ये क्वेश्चन ना स्टैटिक पोर्शन में भी आ जाता है। 1970 की बात है ये, दैट्स वाई ये क्वेश्चन आप किसी भी दूसरे तीसरे एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको ये एसएससी के भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, नॉर्मल रेलवे के भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में तो पूछ लेना कि भाई ये गठबंधन वाला केरला का क्वेश्चन क्यों यहाँ पे पूछ लिया। एग्जामिनर को पूरा हक है स्टैटिक जीके से कुछ भी उठाने का, तो उसने उठा दिया। तो देखो गठबंधन का है केरला का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, 1970 की बात है ये। इसमें केरला में दो पार्टीज एक्चुअली उस टाइम पे एक तरह से उभर के आ रही थी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये स्टैटिक का पोर्शन है, इससे क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा। नेक्स्ट, अगर देखो क्या होता है कि ये क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक है, तो अगर केरला न्यूज़ में है तो कोई अगर टीचर पढ़ा रहा है तो फिर केरला का ये पॉइंट पढ़ा देगा। अगर नहीं पढ़ा रहे और आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, सपोज मैंने पढ़ाया नहीं और आपने पढ़ा नहीं, सिंपल, और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो आपको वो क्वेश्चन करना है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। और ध्यान दीजिए, हमेशा उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है जो पूरा पेपर सॉल्व करके आते हैं, हमेशा उन लोगों का सिलेक्शन होता है जो इजी क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, एवरेज क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, मीडियम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे,
लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन है उनको छोड़ के आएंगे। समझ में आ रहा है? हार्ड क्वेश्चन जो है वो छोड़ के आएंगे। हम आप प्री जो यूपीएससी के प्री के लिए बैठते हैं, मोस्टली क्वेश्चन 40% क्वेश्चन तो आउट ऑफ द ऐसे लगता है कि भाई कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड करके ही आधे से ज़्यादा लोग जो है पास होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो एलिमिनेशन मेथड या फिर सीधा उसको रिजेक्ट, यही आपको दो चीज़ें करनी है। ओके, देन इन दिसंबर 2018, देखो आप पेपर कब हुआ? 2020 अक्टूबर में। कब का पूछ रहा है? दिसंबर 2018 का। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ में था होगा 2020 के टाइम पे। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ दूसरा इसके लिए दिमाग लगाना नहीं है, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना इतना ज़रूरी होता है। तो इन दिसंबर 2018 विच अमंग द फॉलोइंग सैटेलाइट्स वर प्राइमरली लॉन्च टू एक्सपांड द कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। ये GSAT-7A, GSAT-7A की बात हो रही है। ठीक है, GSAT-7A इंडियन एयरफोर्स IAF के लिए इनका जो है लॉन्च किया गया था 2018 में। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि हमें इसरो के बारे में अच्छे से पढ़ना है, इसरो के लॉन्च के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीगो, फिर से इसरो पूछ ही लिया। लीगो जो है, ठीक है, लीगो मतलब स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। देखो, लीगो इंडिया इज प्लान एज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन, अरे बाप रे, ये सेम एज इट इज लाइन है अगर आप पढ़ोगे। ठीक है, इसका जो रियल पेपर है ना, मतलब रियल रिसर्च पेपर कहो या फिर रियल आर्टिकल है, सेम एज इट इज लाइन उठाई इन्होंने। ठीक है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन अ कॉन्सर्टियम, ठीक है, कॉन्सर्टियम ऑफ इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लीगो लैबोरेटरी इन USA। इट डील्स विद द रिसर्च ऑफ व्हाट? तो लीगो का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आप कर लोगे। तो लीगो का फुल फॉर्म है लेजर इंटर सॉरी प्लीज़ बेयर विथ मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, सॉरी। तो देखो मैं क्या कह रही थी कि लीगो का अगर फुल फॉर्म पता होगा तो आपको आ जाएगा। तो लेज़र इंटरफेरोमीटर, ठीक है, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो ये है लीगो का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डील्स विथ व्हाट? तो ग्रेविटेशनल वेव। अब ये फिर से लीगो फिर से इंपॉर्टेंट बन गया है। क्यों? क्योंकि अभी आई थिंक पिछले साल ही 2021 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हिंगोली में एक्चुअली ये बनने जा रहा है लीगो ऑब्जर्वेटरी, इंडिया की पहली। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, इंडिया की पहली लीगो ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनने जा रही है? हिंगोली, महाराष्ट्र। तो हिंगोली महाराष्ट्र में बनी जा रही है। तो देखो यहाँ पे 2021 की बात है आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो हिंगोली के जो गवर्नमेंट है उन्होंने 225 एकड़ या 250 एकड़, ध्यान ये देख लेना एक बार, हाँ, 225 एकड़ है या फिर 250 एकड़, लेकिन अभी 200 के अंदर ही है, लेकिन 200 के ऊपर मतलब 250 के प्लस ही कुछ है, एकड़ ज़मीन दे दी है। ठीक है, एकड़ ज़मीन जो है दे दी है लीगो ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए। ओके, लीगो ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए ध्यान में रखना है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब इसके बारे में तो बताने की क्या ही ज़रूरत है, मतलब ये एसोसिएट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो देखो ये तो इजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो सबको ही आएगा, तो आपने भी करना ज़रूरी है। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौम्यजीत घोष। जैसे मैंने कहा ना कि इसको 50 क्वेश्चन मिल गए ना, तो ये बस एकदम एक्सप्लोर, एकदम चौड़ा होके ये इसने ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन भर दिए यहाँ पे। लेकिन अभी आपको 25 क्वेश्चन बनेंगे ना, तो 25 क्वेश्चन में ये होगा कि भाई एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट इवेंट ही ये क्वेश्चन इसको पूछने पड़ेंगे। तो सौम्यजीत घोष जी जो है एन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है। और एक टेबल टेनिस की एक खिलाड़ी है मानिका बत्रा, उनका नाम याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन April 3, 2019 विच कंट्री रिलीज वर्ल्ड्स फर्स्ट 5G फ़ोन। तो पहला 5G फ़ोन जो है दुनिया का वो साउथ कोरिया ने जो है रिलीज़ किया था। अब ये डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही घुमा दिया इसने। क्यों घुमा दिया? कि भाई आपका टाइम ज़्यादा जो है यहाँ पे वेस्ट हो, पढ़ते पढ़ते जाओ आप और वेस्ट हो जाए टाइम, इसीलिए ये एग्जामिनर की सारी चालें होती है। ठीक है, आपको देखना है लास्ट में क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, और फिर टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स हाइएस्ट स्टेट ऑनर। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अभी 2-4-5 सालों में इतने ज़्यादा स्टेट ऑनर्स मिले हैं, मतलब बड़े बड़े सम्मान, जैसे हमारे वहाँ भारत रत्न है, वैसे बाकी देशों से,
ठीक है। जैसे साउथ कोरिया का मिला है इनको, रशिया का मिला है, यहाँ पे पूछा भी आई थिंक ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टोल, तो ये रशिया ने दिया है इनको। किसने दिया है बच्चों? रशिया ने दिया है। तो जितने भी इनको सम्मान मिले हैं वो सारे सम्मान की एक लिस्ट आपको बना लेनी है। अगर जीए का कोर्स ले रहे हो तो फिर तो लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं ही प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, सुनो, पूरी एक लिस्ट बना लो और उसको याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जा रहा है। भले वो स्टेट लेवल के एग्जाम में हो, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में हो, बैंकिंग के एग्जाम में हो, तो ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द फूड सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज इजीली कैन बी केप्ट लॉन्गर ड्यूरेशन बाय एडिंग। तो देखो, कोई भी जो आपका खाद्य पदार्थ है उसमें प्रक्रिया जो है, किसी प्रकार की प्रक्रिया ना हो, ऑक्सीडाइजेशन ना हो, इसलिए क्या करते हैं कि हम नाइट्रोजन मिलाकर रखते हैं उसमें। क्या हमारा जो चिप्स का पूड़ा भी होता है, देखो उसको ओपन करोगे, उसमें इतनी सारी हवा भरी जाती है, तो वो क्या होता है? वो नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन एंड कीपिंग देम एट एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। नाइट्रोजन उसमें डालना है और एयर टाइट कंटेनर में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग देयर अपीयर्स अ शाइनी फिनिश ऑन वॉल, दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वॉट। तो देखो ये अभी आपको देख के लग रहा होगा कि मैम ये क्वेश्चन तो साइंस के लग रहे हैं ना। तो हर एक के लिए अलग अलग पोर्शन है। जैसे अगर केमिकल वालों को देखो तो आपको केमिकल के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। अगर ये कौन सा पेपर था, सीनियर टेक्नीशियन का पेपर था, तो ये 10th लेवल पे होता है। तो 10th लेवल पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा होगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से करना है। और जिन लोगों ने जीए का कोर्स परचेस कर रखा है, डोंट वरी, मैं जो है ऊपर जितना भी इम्पोर्टेंट होगा, अब ऐसे तो नहीं कि सारा सब्जेक्ट पढ़ा दूंगी तो वो हो जाएगा, सारा सब्जेक्ट इतने कम टाइम में होगा भी नहीं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट है, स्पेस से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो करंट अफेयर इतना बड़ा पोर्शन है, बिकॉज आईबीपीएस पेपर ले रहा है, इस वजह से करंट अफेयर हमको इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है। करंट अफेयर पूरा 2021 का भी करना है और 2022 का भी करना है, तो बहुत बड़ा है। 1.5 साल का पूरा आपको करंट अफेयर करा के देना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है मैंने, तो इसीलिए जितना होगा मुझसे वो बाकी का हम करेंगे। अगर सपोज पढ़ने के बाद भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उसको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाती है और वो शाइनी दिखने लग जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाती है और शाइनी दिखने लग जाता है। द फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली डिसाइडेड टू कॉल फर्स्ट मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल ऑन 22 एंड 23 सितंबर 2016 इन कहाँ पे? तो ये उस टाइम का, देखो उस टाइम 2016 का पहला जीएसटी काउंसिल, तो ये बाद में फिर से न्यूज़ में रहा होगा 2020 में, ठीक है, फिर से न्यूज़ में रहा होगा, इसीलिए इसने पूछ लिया। तो देखो ये जो हुई थी मीटिंग, पहली मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। मतलब नॉर्मली अगर मीटिंग्स होते हैं ना, कोई पहली मीटिंग हो, दूसरी मीटिंग हो, तो ज़्यादातर न्यू दिल्ली में ही होते हैं। अगर नहीं आता है तो भी इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे आप लोग, ठीक है। न्यू दिल्ली के साथ थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, न्यू दिल्ली हो या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, इसके साथ आप रिस्क ले सकते हो। नन ऑफ द अबव के साथ रिस्क नहीं लेना है कभी भी ज़िंदगी में, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये भी बताऊंगी, कभी एक सेशन करेंगे हम पेपर कैसे सॉल्व करना है वगैरह उसके बारे में। देन 123 नंबर का क्वेश्चन जो है, आपको ज़्यादा बैकग्राउंड को नॉइज तो नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो आई एम सॉरी। तो देखो, विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू क्रिएट सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अंडर विच द सिटीजन कैन लीड गुड लाइफ। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कहाँ पर दिया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो बच्चों, देखो 10वीं लेवल का पेपर है, तो इतने अच्छे क्वेश्चन है, तो आप सोचो कि आप तो एएसओ हो गया आपका, कौन सा एसएसए हो गया, ठीक है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, स्टेनो का हो गया। तो ये तो ग्रेजुएशन लेवल के पेपर है, इसमें तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो ये डीपीएसपी जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, कहाँ से हमने इसको बोरो किया है? आयरलैंड से बोरो किया है हमने इसको, ठीक है। हमने बहुत सारी चीज़ें जो है बोरो करके ही बनाई है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता है। इसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तिलना इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस फॉर्म। तो इतना मतलब कितना डीप में, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया इसने जो है। देखो आर्ट एंड कल्चर का बहुत डेप्थ में जाकर इसने क्वेश्चन पूछा है। तो अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तभी करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आता है तभी करना है, वरना नहीं करना है। वैसे इसका आंसर भरतनाट्यम है, ठीक है। भरतनाट्यम का तिलना जो है, ये पारंपरिक नृत्य शैली में से एक मौलिक अंश है। क्या है? तिलना, ओके।
नौरोज, नौरोज इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटीज मेंशन बिलो। तो देखो नौरोज फेस्टिवल के बारे में एक बहुत बड़ी, इसके पीछे एक हिस्ट्री है नौरोज के बारे में। देखो बलबन जब हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी मिडिवल इंडिया में, तब हम इसको जानेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ये पारसी समाज मनाता है, ठीक है, नौरोज जो है ये पारसी समाज मनाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखो, दियांग दिबांग जो है बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है। देखो इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये जो दियांग दिबांग, ठीक है, दियांग दिबांग जो है, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, दियांग दिबांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है बच्चों, ये अरुणाचल प्रदेश में है। 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व याद कर लो, कभी भी कहीं पर भी इसका क्वेश्चन बन सकता है, ओके। लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलॉन्ग विद द साउदर्न कोस्ट ऑफ व्हाट। तो देखो हमारा जो इंडिया है कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक देश है श्रीलंका, और श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ठीक है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये जो नैरो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, पाक स्ट्रेट से भी जुड़ा हुआ होता है और इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये कह रहा है कि कहाँ पे, कौन से कोस्ट पे, इंडिया के कौन से कोस्ट लाइन पे ये जुड़ा हुआ है। तो ये तमिलनाडु के कोस्ट लाइन पे, ठीक है, तमिलनाडु के दक्षिण तट के स्थित है, तमिलनाडु का जो दक्षिण तट है उसके साथ ये स्थित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ तीर्थंकर्स इन जैनिज्म। तो जैनिज्म बुद्धिज्म जितना पढ़ो उतना कम है, बहुत बढ़िया है, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। 2-2 घंटे का होगा पोर्शन जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है, ये दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम। जब तो जैनिज्म में कितने तीर्थंकर्स है, तो जैनिज्म में 24 तीर्थंकर्स है। कितने, 24 तीर्थंकर्स है, आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द मेजर लीडर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट इन मिडिवल इंडिया। तो भक्ति मूवमेंट भी पूछ लिया यार, ये यूपीएससी का ही सिलेबस लग रहा है, मुझे पता है क्या मतलब, इतना अच्छा, इतना डिटेल में पूछ रहा है ये भक्ति मूवमेंट, ये मूवमेंट, इतना मेरे को जितने मैंने अभी तक पेपर देख रखे ना एसएससी वगैरह, तो उसमें भी इतना अच्छे से डिटेल में नहीं पूछा है। तो देखो भक्ति मूवमेंट जो है, अगर आप देखोगे ऑप्शन तो आपको लगेगा स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हो रही, नहीं। सबसे ज़्यादा अगर मेजर लीडर माना जाता है तो हमारे शंकराचार्य जी को माना जाता है। किसको, शंकराचार्य जी को माना जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम गारंटी। तो स्कीम देखो, आगे स्कीम पढ़ना है आपको, 100% पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, IMP कर दो इसको, ठीक है। स्कीम गारंटी 100 डे एम्प्लॉयमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर एनी रूरल हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क, ठीक है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो ये है मनरेगा के तहत आप लोगों को मिलेगा ये। इसका नाम पहले नरेगा ही था, लेकिन बाद में चेंज करके मनरेगा कर दिया गया है, ओके। ये सारी डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे हम, डोंट वरी अबाउट इट। पॉलिटी में एक आर्टिकल होता है, ठीक है, एक आर्टिकल होता है, तब हम उसको इसके बारे में डिस्कस करूंगी मैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीति आयोग वॉज फॉर्म वाया रिजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना, ठीक है। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, ठीक है। हु अलोंग द फॉलोइंग वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का। तो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। माने अभी कौन होंगे 2022 में, तो अभी जो है आपके होंगे प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी, ठीक है। तो मोदी जी जो है वो चेयरमैन है नीति आयोग के। लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन बना है कि वाइस चेयरमैन कौन है, और वाइस चेयरमैन जो है अब 2020 का पूछ रहा है, ठीक है, 2020 का पूछ रहा है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर हो रहा है राजीव कुमार जी। लेकिन सुबह सुबह न्यूज़ आती है, आज ही सुबह न्यूज़ आई है कि राजीव कुमार जी जो है इस पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं। अभी सुमन चेर, ठीक है, सुमन बेरी जी जो है उनको 1 मई से वो ज्वाइन करेंगे एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अब वो ज्वाइन करेंगे, इसका मतलब मैडम नीति आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो नीति आयोग से इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे पढ़ेंगे हम लोगों के, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन का देखा जाए, यहाँ पे अगर क्वेश्चन के हिसाब से राजीव कुमार जी सही आंसर है, लेकिन आने वाले टाइम में ये चेंज हो चुके होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सुनो, इनकरेक्ट इन नेशनल डीवॉर्मिंग डे ऑब्जर्व इन इंडिया। तो देखो डीवॉर्मिंग क्या होता है, जो हमारे कृमि हरण दिवस, ठीक है, जो हमारे पेट में इंटेस्टाइन में, ये छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, इंटेस्टाइन में एक तरह से वर्म पैदा हो जाते हैं, ठीक है, एक तरह से वर्म पैदा हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि उस हमारे इंटेस्टाइन में हमारा खाना खाने लग जाते हैं। डीवॉर्मिंग जो है कहा क्या जाता है, आपका डॉक्टर या फिर आपके स्कूल में भी हर साल में 2 बार डीवॉर्मिंग के जो पिल्स दिए जाती है, गोलियाँ दी जाती है डीवॉर्मिंग की, ठीक है। आपने अगर नहीं ली है तो लेना शुरू कर दो, जून जुलाई के मंथ में आपको ज़्यादा लेना चाहिए। बच्चों को, छोटे बच्चों को तो स्पेशली ये देनी चाहिए, ठीक है।
तो नेशनल डी वॉर्मिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसके बारे में इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम इन ईयर, नहीं 2015 में लॉन्च किया था। 2015-17 की 16 की बात है, ये 2017 की बात नहीं है, 2015 की बात है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया ये, लेकिन ये इनकरेक्ट है बच्चों। हाँ ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस प्रिवेलेंस ऑफ सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंट्स, ठीक है, इन चिल्ड्रन। तो देखो छोटे बच्चों में पाया जाता है, एक्चुअली मट्टी विट्टी खा लेते हैं तब कि ये वो गंदगी पेट में जाती है वगैरह वगैरह। फिर बहुत सारे एक चीज़ है, मतलब लाइक कि ह्यूमन जो हमारा वेस्ट होता है वो मट्टी में चला जाता है, फिर एक साइकिल बन जाती है, वो गंदगी पेट में चल जाती है, इस तरह की चीज़ें है ये, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, ये बच्चों में होता है। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू डी वॉर्म ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम 1 to 19 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो 1 से लेकर 19 साल तक, लेकिन ये 1 से लेकर 16 साल तक के बच्चों को ज़्यादा टारगेट करते हैं कि स्कूल में ज़्यादा देखो डिवॉर्मिंग की गोलियां दी जाती है। सरकारी स्कूल होगा तो वहाँ पे तो स्पेशली ये डिवॉर्मिंग की गोलियां दी जाती है, हर 6 महीने में एक बार वो गोलियां लेनी ही पड़ती है, आपको वो टीचर के सामने लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये भी राइट है। और दूसरा क्या, इट इज ऑब्जर्व बाई एनुअली, मैंने कहा ना कि 6 महीने में, तो बाई एनुअली इन ऑल स्टेट्स ऑफ एंड यूनियन टेरिटरीज फॉलो अप मॉप अप एक्टिविटीज़। तो बराबर ही हर आपको खुद को भी लेनी चाहिए, ठीक है, आपको खुद को भी लेनी चाहिए। एक बार मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, ठीक है, मतलब मैं हॉस्पिटल को जाकर आई, इतना परेशान हो गई थी मैं, मतलब आई थिंक 15 दिनों से मुझे खांसी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा खांसी थी। और मेरा कज़न ब्रदर जो है वो मेडिकल में, उसने सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही, वो एक्चुअली नहीं फर्स्ट ईयर में नहीं, सॉरी आई थिंक थर्ड ईयर में था वो। तो वो मुझसे ऐसे मिला था, ऐसे तो आया था फैमिली फंक्शन में, तो वो कहा था कि दीदी डिवॉर्मिंग की गोली लेना, शायद डिवॉर्मिंग का प्रॉब्लम, मतलब वॉर्मिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तुझे। तो आई वाज लाइक कि कुछ भी, अभी थर्ड ईयर भी नहीं हुआ है तो डॉक्टर ही झाड़ रहा है। लेकिन सच में जब उसने मुझे मतलब आप मेडिकल में भी जाओगे ना तो वो डिवॉर्मिंग की गोलियाँ मिल जाएंगी, नॉर्मली दे दी जाती है। आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, चिट्ठी विट्टी की ज़रूरत नहीं होती, जाओ लेकर आ जाओ। और 6 महीने में एक बार उसको खाना ज़रूरी होता है, जून जुलाई के टाइम में खाया करो उसको, ठीक है। तो मैंने सच में डिवॉर्मिंग की गोली खाई, और मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, मेरी खांसी 2 दिन में ही बंद हो गई। मतलब मैं कितने दिनों से चक्कर खा रही थी हॉस्पिटल्स के। तो डिवॉर्मिंग की वजह से कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खराब है, देखो ना स्मॉल इंटेस्टाइन खराब है तो पूरी की पूरी बॉडी खराब कर सकती है वो। तो ये बात यहाँ पे आती है, ओके, डिवॉर्मिंग के बारे में। 10 फरवरी को डिवॉर्मिंग डे भी मनाया जाता है, ठीक है, 10 फरवरी को डिवॉर्मिंग डे भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है, इंटरलिंकिंग करते चलना है सारी चीज़ों का। नेक्स्ट है द बाम्बू राइस ग्रोज ओनली ट्वाइस और थ्राइस इन अ सेंचुरी। तो एक सदी में केवल 2 से 3 बार ही उगता है क्या, बाम्बू राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ विटनेस द ग्रोथ ऑफ बाम्बू राइस इन ईयर 2019। तो ये उड़ीसा में देखा गया था, ठीक है। तो ये अब आपको पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये देखो जो है एक सदी में सिर्फ 2 से 3 बार ही उगता है। तो अभी तो इस साल नहीं उसका कोई चांस है कि वो उगेगा, ओके, तो हम बच गए। तो उड़ीसा में उगता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशेस, द एशेस सीरीज इज प्लेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देखो जैसे इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है हम कितने दिल लगा कर देखते हैं, वैसे ही एशेस करके एक है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में भी झगड़ा है। और इनकी जो क्रिकेट जब होता है एशेस जो होता है, द एशेस करके इनका जो टूर्नामेंट चलता है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मतलब लाइक हम जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच को एकदम दिल पर लेकर चलते हैं कि इंडिया ही जीतना चाहिए, इंडिया ही जीतना चाहिए, पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि पाकिस्तान जीतना चाहिए, वैसे इन दोनों का है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये स्टैटिक पोर्शन है। और बहुत सारे लड़कों को पता भी होगा, ठीक है, लड़कों को या लड़कियों को कोई यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, बट पता होगा सबको, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग, अरे ये कब डिस्कस किया था मैंने, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ प्लेयर ऑफ इंडियन स्क्वैश टीम। तो ये देखो सौरव घोषाल पहले से यहाँ पे टिक किया हुआ था, पता नहीं मैंने इसको कब डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंसी वोटेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन टू ओवर। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा है इसने, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन देखे, ओ माय गॉड। देखो ये जो है पूरा जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 2019 का, ठीक है, 2019 का वो 7 फेजेस में हुआ था, कितने 7 फेजेस में हुआ था, ध्यान में रखना है आपको। और कितनी पहली जो फेज था, पहले फेज में आंध्रा का हुआ था, आपके असम का हुआ था, आपका बिहार का हुआ था, ठीक है, आंध्रा, असम और एक है जो स्टेट है जो ए से नाम शुरू था, हाँ अरुणाचल प्रदेश का हुआ था, हमारे महाराष्ट्र का हुआ था, ठीक है। तो इन स्टेट में हुआ था। तो कितने कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र, कितने निर्वाचन क्षेत्र, तो 91 सबसे ज़्यादा हुए थे, 91 निर्वाचन क्षेत्र इसके थे, ठीक है। तो अभी जो
विधानसभा के जो आपके इलेक्शन हो रहे हैं ना, उस पर भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो 91 इज द राइट आंसर, और अच्छा क्वेश्चन था, मुझे देख के बहुत बढ़िया लगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड नॉट गो टू द पोल्स इन फेज 1। बाप रे, देखो क्वेश्चन की लेवल तो देखो, फेज 1 में कौन से स्टेट नहीं है पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको कहा था कि ए से जो नाम थे, ए बी, और सी से नाम थे जम्मू कश्मीर भी था, और हमारा महाराष्ट्र भी था, मेघालय भी था। तो यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, बरोबर, आंध्र प्रदेश था, असम भी था, बिहार भी था, मैंने कहा ना। तमिलनाडु नहीं था, तमिलनाडु सेकेंड फेज में इसका इलेक्शन शुरू हुआ था, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे याद रखा था, एक्चुअली मैंने पूरी लिस्ट डाउनलोड की थी। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट फेज में कितने, पहले फेज में कितने जगह के इलेक्शन हुए हैं वो भी पूरे स्टेट याद नहीं किए थे। मैंने याद किए थे कि ए के 3 है, ठीक है, बी का भी 1 है, बिहार, जम्मू कश्मीर भी आ रहा है इसमें, हमारा महाराष्ट्र भी आ रहा है, ऐसे करके मैंने इसको याद किया था, ठीक है। मिजोरम भी था वगैरह वगैरह, के भी बहुत सारे थे, तो मैंने इसको ऐसे करके याद किया था। आप भी ऐसे करके याद करो। अभी ये 2019 का पूछेगा क्या? नहीं, अभी नहीं पूछेगा ये, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करेक्ट फिनोमिना इन्वॉल्व ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन। तो देखो मैंने कहा ना कि 10th लेवल का ये साइंस पूछ ही रहा है, ठीक है। तो 10th लेवल तक का साइंस पढ़ के जाना ही है आपको, ठीक है। तो ये जो है, जब हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बराबर है। 2 ऑप्शन है यहाँ पे, देखो अगर आपने कभी ज़िंदगी में कभी पढ़ रखा होगा और याद करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो ऑप्शन देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सरफेस टेंशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन गया। तो ऑप्शन सी भी गया, ऑप्शन डी भी गया, ठीक है। ऑप्शन सी भी गया, ऑप्शन डी भी गया, बचे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, ग्रेविटेशन का क्या लेना देना है जी इसमें? बिल्कुल भी लेना देना नहीं। रेनबो फॉर्मेशन में उसमें तो रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, बराबर है। ये है इसका राइट आंसर। क्या है इसका राइट आंसर बच्चों? इसका राइट आंसर है आपका ये बी है, बी, ठीक है, बी है, ये है, ये मतलब बी, ओके। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सिंपल था ये क्वेश्चन, मगर ऐसा है ना कि अगर आपने थोड़ा सा ध्यान देकर किया तो ही होगा, ऐसे डर के भाग जाओगे कि भाई मैंने तो इसको 10वीं में पढ़ा था, अब मुझे कुछ याद नहीं आएगा। ऑप्शन तो देखो सही, ज़रा घूम कर तो आओ, है ना, आओ कभी, ऑप्शंस की दुनिया में ऐसे हो गया वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विथ वन आई ओपन द एंगल हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू फॉर ह्यूमन इज। तो देखो अगर आपकी एक आँख बंद है, ठीक है, आपकी 1 आई ओपन है और एक आई बंद है, तो आप कितना देख सकते हो, मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना देख सकते हो? तो ये तो आप 90 डिग्री का तो पूरा जो है देख सकते हो, ठीक है। 90 डिग्री वाला पोर्शन तो देख ही सकते हो, उसके साथ साथ इसमें 60 डिग्री मिला दो तो पूरा का पूरा 150 डिग्री आप देख सकते हो। ये आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं हम लोग, आई थिंक सो 9th या 10th में, क्या 8th में, लेकिन मैंने एनसीईआरटी में ही पढ़ रखा है इसीलिए मुझे इतने अच्छे से याद है। तो 150 डिग्री तक का हम देख सकते हैं, ठीक है, 150 डिग्री, राइट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट मेट 9th December 1946 वॉज चेयर्ड बाय whom। तो देखो मैंने पॉलिटी का एक क्लास जो है फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है, जाकर देखो उसको, उसमें ये मैंने डिस्कस किया बहुत अच्छे से। तो पहली जब मीटिंग हुई थी तब उस मीटिंग को अध्यक्ष कौन बने थे, तो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद जी सिन्हा जी बने थे, ठीक है। ये टेम्परेरी बेसिस पे बने थे, लेकिन परमानेंट बेसिस पे कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कब बने थे? इसके 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1947 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1947 को। तो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ये 3 जो डेज है वो याद करने लायक है और इम्पॉर्टेंट है, तो याद कर लेना आप लोगों को, वो जाके देख लेना वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब सेलिब्रेट नोंगक्रम नृत्य महोत्सव। नोंगक्रम, ठीक है, नोंगक्रम डांस फॉर्म। तो नोंगक्रम से नागा स्टिक करके मत आना, ये खासीज में होता है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया जो है ये तो मेघालय का पोर्शन है, लेकिन ये खासीज में मनाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी फेस्टिवल्स है वो सारे एक लिस्ट लिख लो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के पूरे फेस्टिवल्स एक लिस्ट लिख लो और उस लिस्ट को याद कर लो, क्योंकि जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल से ज़्यादा ही अटैच। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही लिया इसने फिर से। तो देखो ये व्हेन एंड वेयर यूरू खबगयत फेस्टिवल, क्या है इसका हिंदी मीनिंग? खबगयत, बराबर है। त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जुलाई मंथ में, ठीक है। जुलाई मंथ में जो देखो जान से लेके फरवरी तक वहाँ पे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, और फिर बाद में जुलाई मंथ से शुरू होते हैं उनके फेस्टिवल, दिसंबर तक चलते हैं। तो वो फेस्टिवल हमको याद करने पड़ेंगे। तो ये आपका जुलाई मंथ में होता है, ठीक है, जुलाई मंथ में होता है, और ये लामयूर मठ में होता है, ठीक है, लामयूर मॉनेस्ट्री में मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है आप लोगों को, ओके। यूरू खबयात।
द साउदर्न क्लस्टर आइलैंड ऑफ इन द बे ऑफ बंगाल। तो कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखो ये हमारा इंडिया है, ओके, ये हमारा इंडिया है, और ये इंडिया में यहाँ पे जो है जो छोटी छोटी बेटे हैं, टापू है साउदर्न बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। तो ये इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फेमस संस्कृत ट्रीटाइज लीलावती। ठीक है, लीलावती, मैंने कहा था ना कि जो हमारे बुक्स एंड ऑथर्स है उसमें आपको पिछले भी पूछेगा, एंशियंट टाइम का भी पूछेगा और करंट अफेयर में का भी पूछेगा। तो इसने लीलावती किसने लिखा है ये पूछा है, और लीलावती से क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो लीलावती जो है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, भास्कराचार्य जी ने लिखा था। ठीक है, भास्कराचार्य जी ने लिखा था। लीलावती एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड बुक है। जैसे पॉलिटी जो पॉलिटी नहीं, अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी है वो पॉलिटी से रिलेटेड है, लेकिन लोगों को अर्थशास्त्र सुनने के बाद लगेगा कि इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं, वो राज्यशास्त्र से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो वो है हमारे चाणक्य जी ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गेट हर MD फ्रॉम US एंड प्रैक्टिस इन इंडिया एज अ फिजिशियन एज पर काशीबाई कांतिकस बायोग्राफी। तो ये देखो आप लोगों को पता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट महाराष्ट्र में जो आई थिंक मैंने तो ये मेरे चैप्टर में पढ़ रखा, मराठी के बुक में 10th नहीं 9th स्टैंडर्ड की बुक में हमने ये पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ध्यान में रखना है। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। ठीक है, आनंदी गोपाल राव जोशी जी जो है ये पहली इंडियन वुमन थी जिनको MD की डिग्री ली। इन्होंने कहाँ पे? USA में ली, और प्रैक्टिस किया इन्होंने फिजिशियन का इंडिया में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी एग्जाम में। ओके, ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द आर्टिकल 170 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 333। बड़ा बहुत ही डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। द लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, ठीक है, जो हमारी विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा देख के मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत आसान है। देखो तो ये क्या बोल रहा है कि भाई वो हमारी जो संविधान सभा होती है उसमें कितने मेंबर होने चाहिए एक्चुअली। तो उसमें देखो 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 60 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, 500 से ज़्यादा नहीं और 60 से कम नहीं लोग वहाँ पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 500, नॉट लेस देन 60। हाँ 60 है या 50 है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 60 होने चाहिए। ठीक है, मैं ये कन्फ्यूजन है, देख लेते हैं, बाद में क्लियर कर लेंगे। ओके, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं कल की क्लास में आप लोगों को बता दूंगी कि भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है करके। ठीक है, जहाँ तक लेकिन मुझे याद आ रहा है, क्यों तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो स्टेट का उतना ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, स्टेट का उतना ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 60 ही होने चाहिए, 50 का नहीं है, क्योंकि मैंने जब याद किया था 5-6 का याद किया था, ऐसे 5 और 6 ऐसे करके। तो हो सकता है कि मेरी मेमोरी में थोड़ा ग्लिच आ रहा होगा, लेकिन ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कल मैं डिस्कस कर लूँगी उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया विल गेट द कंट्रीज फर्स्ट एवर एयर डिस्पेंसरी बेस्ड इन हेलीकॉप्टर टू सर्व पीपल इन रिमोट एरिया। तो इंडिया में कौन सा ऐसा रीजन है जो पहला उसको एयर डिस्पेंसरी का मतलब क्या होता है कि हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल, रिमोट एरिया में अगर आप बस वगैरह नहीं भेज सकते, सपोज कहीं कोई ट्रैकिंग करने गया और वहीं फंस गया, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा मेडिकल की मेडिकल सर्विस की ज़रूरत है तुरंत के तुरंत, तो वहाँ पे भेजने के लिए, ठीक है, हेलीकॉप्टर वगैरह, तो ये रिमोट एरिया में, तो ये पहली बार पूछ रहा है ना कि पहली बार ये यहाँ पे कहाँ मिला, तो ऑब्वियसली कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिला होगा ये। ठीक है, एक तो ये लेह लद्दाख या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो दो में से कोई एक आंसर है, नॉर्थ ईस्ट रीजन इज़ द राइट वन। ओके, नॉर्थ ईस्ट रीजन इज़ द राइट वन। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सोहम जो है ये मेडिकल डिवाइस बनाया गया था बच्चों, और ये मेडिकल डिवाइस जो है ये छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनकी सुनने की क्षमता, हेयरिंग स्क्रीनिंग डिवाइस, उनकी सुनने की जो श्रवण शक्ति की जांच करने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, तो सोहम पढ़ लिया, और फटाक से ऑप्शन अगर देख लो तो भी हो जाएगा, इतना लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो मैं पढ़ देती हूँ। सोहम जो है ये मेडिकल डिवाइस डेवलप बाय स्कूल इंटरनेशनल बायो डिज़ाइन, ठीक है, स्टार्टअप सोहम इनोवेशन लैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज यूज फॉर न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग डिवाइसेस, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु हैज़ वॉन द गोल्डन ग्लोव अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो देखो फीफा वर्ल्ड कप हो, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप हो, मेल फीमेल, फिर हमारा ओलंपिक हो, ये कभी भी पुराने नहीं होते, ठीक है, ये कभी भी पुराने नहीं होते। अभी भी 2016 के ओलंपिक से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे मत कहो कि एग्जामिनर पागल तो नहीं हो गया, 2016 का पूछ रहा है 2022 में, नहीं, एग्जामिनर को पूरा पूरा हक है, वो 2021 का भी पूछ लेगा। मतलब 2020 का जो ओलंपिक है वो तो इम्पोर्टेंट ही है, जो 2021 में हुआ था उससे रिलेटेड भी पूछ लेगा। 2020 का एक यूनिक केस है, कभी मतलब लाइक कि पोस्टपोन नहीं हुआ था ओलंपिक अभी तक, लेकिन ये 2020 का यूनिक केस की वजह से जो है वो पोस्टपोन हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 का गोल्डन ग्लव किसने जीता। तो हमने क्या याद किया था इसको, कोर्टेस का याद किया था मैंने, तो ये थिबाउट कोर्टेस, ठीक है, थिबाउट कोर्टेस याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल जो है, ठीक है, कौन सी कंट्री ने जीता है। तो ये तो सबको पता होगा कि भाई फ्रांस ने जीता है, लेकिन क्रोएशिया ने दिल जीत लिया था। फ्रांस ने भले ही कप जीता है, लेकिन क्रोएशिया ने जो है दिल जीत लिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो एम रेलवे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे आपको ये पेपर मिल जाएगा, कल मैं इसको अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।